बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज एज अ इंडियन होने के नाते और आप कहीं पर भी रहते हैं, यदि आप हिंदू भाषी हैं तो यहाँ पर आज है जो बहुत ही अच्छा दिन है। अच्छा दिन 22 जनवरी है, जो अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर आज से राम मंदिर की जो ऑलरेडी वहाँ का काम बहुत पहले से चल रहा है, बट वहाँ पर आज जो एक भव्य पूजा होने वाली है वो आप सब लोग दूरदर्शन पे लाइव ज़रूर देखेंगे। तो आज की क्लास भी हम शुरू करेंगे जय श्री राम के साथ में। और आज जब 22 जनवरी है, इतना अच्छा मौका है, तो आपके लिए भी मेरी तरफ से एक है जो एज अ गिफ्ट रहेगा। तो आप लोग क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना। और यदि आपकी क्लासेस कभी भी किसी भी रीज़न से प्रीमियर क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आप वीडियो फॉर्मेट में क्लासेस को देख सकते हैं कि आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में पढ़ना क्या है। तो अभी तक है जो कंफर्म डेट है राजस्थान के लिए, वहाँ पे डेट में कोई चेंज नहीं होना है। एएनएम और जीएनएम के लिए जिनका भी 3 फरवरी में पेपर है उन सभी को अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। साथ ही साथ एमपी का पेपर कब हो जाए अभी डेट कंफर्म नहीं की गई है। इवन बीच में एक डेट दी गई थी फॉर्म को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आज मेरी तरफ से आप सभी के लिए जो एज अ CHO, ANM और NHM पेपर दे रहे हैं उन सभी के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा कि जो PDF आपको पहले तो 40 CHO NHM पेपर प्लस 13 सीरीज PDF का आपको चार्ज पहले था 400, बट आज आपको डिडक्ट करके 350 रुपीज़ कर दिया गया है। आई होप आपके लिए मेरी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट रहेगा। और जो ANM वालों के लिए था, ANM वालों को 175 में 24 पेपर थे, अब आपको 150 रुपीज़ में है जो 150 रुपीज़ में आपको 25 पेपर कर दिए जाएंगे। बिहार का जो BTSC का पेपर है वो आपको इंक्लूड करके आज से दिया जाएगा। ये ऑफर आज आपके लिए है। तो जो भी लोग ANM, GNM, CHO के पेपर्स लेना चाहते हैं आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये ऑफ़र मैंने बस आज के लिए और कल के लिए बस रखा है, ओनली 22 और 23 जनवरी। आफ्टर 24 से सेम एज जो वापस आपकी PDF आपको चार्ज रहा है पहले वही कर दिया जाएगा। लेकिन आज राम भगवान का जब इतना बड़ा पूजा होने वाला है तो उसके उपलक्ष्य में मेरी तरफ से आप सभी के लिए इतना मैं कर ही सकती हूँ। तो आप लोग जो भी लोग नोट्स या PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और आज की सीरीज है जो बेस्ड ऑन योर राजस्थान एग्जाम के बेस पर रहने वाली है, भगवान राम से रिलेट करते हुए आपको अब एग्ज़ाम में, यदि आप एग्ज़ाम में देंगे क्वेश्चन, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको राम मंदिर की मूर्ति से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो आपको बता दिए जाएंगे इवनिंग में एक छोटी सी शॉर्ट क्लास के थ्रू कि आपको याद क्या क्या कर, मे बी या तो आपको आज की डेट पूछी जा सकती है, या फिर जो भगवान राम है इनकी मूर्ति को किसने बनाया है, या फिर ये किस पत्थर से बनाई गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये इस साल का और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आज होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। क्वेश्चन है वो ये रहा, अकॉर्डिंग टू द वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर फॉर द केयर ऑफ एन एब्रेशन वुंड। तो वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग है जो पहला स्टेप क्या होगा जब किसी को एब्रेशन है जो छिली हुई स्किन हो तो केयर कर रहे हैं तब, रिमूव एनी ग्रिट ऑन अदर फॉरेन मैटर, मेक द विक्टिम ऑन वॉलंटियर टू सिट ऑन लाई डाउन, वॉश द हैंड्स, नोटिस द टाइप ऑफ वुंड एंड आइडेंटिफाई द एब्रेशन। तो आपकी वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है, एब्रेशन वाला पेशेंट है, तो आप उसकी जो वुंड है, घाव है, उसकी केयर कैसे करेंगे कि कोई भी चीज़ यदि फॉरेन मटेरियल चिपका हुआ है उसको बाहर निकालेंगे, कि वहाँ पर आप उसको बैठने के लिए कहेंगे, लेटने के लिए कहेंगे, कि सबसे पहले हाथ धो लेंगे कि किस तरीके का वुंड है या फिर एब्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो एज अ वुंड केयर एंड ड्रेसिंग थ्योरी के हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हाथों को धुलना, क्योंकि हो सकता है आपके हाथों में जम्स हो और जाके जिसको घाव लगा हुआ हो उसको एंटर कर जाए उस दौरान और वो इन्फेक्टेड हो जाए। तो इस इन्फेक्शन को, क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या, वॉश द हैंड, जाके अच्छे से अपने हाथों को धुलिए, देन आफ्टर आप उस पेशेंट की केयर कीजिए।
क्योंकि यदि उसके जो ऑलरेडी ब्लड है वहाँ पे एब्रेशन का केस है तो स्किन थोड़ी छिली कटी सी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को धुलना है ताकि जो भी आपके हाथों में माइक्रोब चिपके हुए हैं उनको अलग किया जा सके, देन आफ्टर आप उस पेशेंट की केयर कर सकें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज अ, तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ओनली, सोशल वेलबींग ओनली, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, या फिर फिजिकल वेलबींग ओनली? तो WHO के अकॉर्डिंग है जो हेल्थ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। ये WHO ने डेफिनेशन दी है हेल्थ की। क्या है, WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या कहा गया है कि हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर भी वही आपका पॉइंट है जो अप्लाई होगा कि हेल्थ क्या है, फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग। आपको हेल्थ के डायमेंशन डिटर्मिनेंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स? तो इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाएंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, मिनरल्स या फिर विटामिन्स? किसके लिए आप एनर्जी गिविंग फूड कह सकते हैं? तो यहाँ पर आपको, अब इसमें से बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन में आते हैं। विटामिन्स, तो विटामिन्स दिए हैं तो विटामिन से आपको वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स पूछे जा सकते हैं। अब उन विटामिन से होने वाली डेफिशिएंसी या फिर वो डेफिशिएंसी क्या साइन सिम्टम्स शो करेंगी वो आपको पूछा जा सकता है। विटामिन दो तरीके के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं 4, विटामिन A, D, E एंड K। और जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं दैट मीन्स वाटर सॉल्यूबल विटामिन, विटामिन C जिसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन B कैटेगरी के जितने भी विटामिन B1 से B12 तक वो सब आपके किस में आएंगे, पानी में घुलनशील विटामिन की B कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में। अब बात की जाती है मिनरल्स की, मतलब कि खनिज तत्व। तो हमारे शरीर के लिए मिनरल्स हैं जो छोटी छोटी सेल्स के लिए ज़रूरी है। ऐसा मान लीजिए जिंक है तो आपकी बॉडी में जिंक का क्या रोल है, जो म्यूकोसल लेयर है उसके लिए ज़रूरी है। आयरन है तो आपके ब्लड के लिए ज़रूरी है। आयोडीन जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से मिनरल्स से आपको एक क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं। अब आता है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब है कि जो आपकी मसल्स हैं उसको किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की। फिर यहाँ पे आपको प्रोटीन से जो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं एक अमीनो एसिड, इसकी जो सबसे यूनिट है फिर ब्रेकिंग डाउन होगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो होगा अमीनो एसिड में। अब यदि कार्बोहाइड्रेट की बात करें और फैट की, तो यहाँ पर कैलोरीज क्या है, 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज मिलती है, या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों 4-4 कैलोरीज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि एनर्जी गिविंग फूड, तो वो होगा यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड प्रोटीन्स ये क्या देते हैं, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी। और फैट से यही मिलता है कितना, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पर यदि फैट और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिल गई, 4 + 9 = कितने हो गए, 13। तो यहाँ पर जो एनर्जी गिविंग फूड्स हो गए वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया एन ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन? तो यहाँ पर भारत सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया था जिसमें खुले में शौच के लिए रोकने के लिए, खुले में जो शौच करने लोग जाते हैं उसके लिए प्रोग्राम लाया गया था, स्कीम लाई गई थी। क्या थी, स्वच्छ भारत मिशन, भारत की स्वच्छता भारत की सुंदरता योजना, सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा मिशन, या फिर ओपन डेफिकेशन फ्री मिशन। तो यहाँ पर जो ODF क्या है, ODF है जो मिशन आया था, किसके लिए आया था, तो जो ODF मिशन आया था, क्या है, ODF मिशन आया था, ये लाया गया था कि जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं गांव-गांव हर घर में बनवाई जाना है।
तो यहाँ पर इस मिशन के लिए क्या कहा गया था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन है जो नो विजिबल फीसेस फाउंड इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इसकी जो एक लोगो रखा गया था ODF का, कि खुले में कोई भी फीकल मटेरियल है जो फाउंड आउट नहीं होना है। अब इस स्कीम को नाम दिया गया था स्वच्छ भारत मिशन। हम बात करें तो इस बार सबसे 2023 का जो सर्वे हुआ है, MP का इंदौर और गुजरात का जो सूरत शहर है, इन दोनों को कंबाइंड में अवार्ड दिया गया है सबसे स्वच्छ और क्लीन सिटी होने का। याद रखना है, इंदौर और सूरत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फूड इज और आर, यहाँ पर इज और आर है, कंसिडर्ड टू द बेस्ट एंड कंप्लीट फूड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए किस फूड के लिए कहा गया है कि वो कंप्लीट है? एग, मीट, पल्सेस, मिल्क या फिर फ्रूट्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए किससे पूरा संपूर्ण आहार मिल सकता है? एग और मीट से, दालों से, दूध से कि फल फूल से? तो फल फूल से तो उतना प्रॉपर नहीं मिलेगा, बच्चे दालें पीने नहीं लगते, स्पेशली छोटे बच्चे। तो यहाँ पर उनके लिए सबसे बेस्ट और कंप्लीट फूड का काम करेगा ओनली दूध। क्या है? मिल्क। मिल्क से उनको हर एक चीज़ है जो अवेलेबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर safe drinking water to every rural household through functional household tap connection FHTC। तो यहाँ पर एक स्कीम लाई गई थी कि जो भी रूरल हाउस होल्ड है, मतलब जो भी गांव साइड जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर पीने के पानी के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई की जाएगी। क्या था? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। किसके थ्रू? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के द्वारा। तो स्कीम कौन सी थी जिसके द्वारा फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन किया गया? जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन, स्वच्छ जल खुशी के 2 पल, स्वच्छ ग्राम पेयजल योजना। यहाँ पर जो योजना थी वो कौन सी थी? वो थी जल जीवन मिशन। क्या थी? जल जीवन मिशन है जो यहाँ पे स्कीम लाई गई थी। और इस जल जीवन मिशन के तहत क्या है? जल जीवन मिशन के तहत, और एक जो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी, उस पर अभी तक कहाँ कितने कनेक्शन हो चुके हैं वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन का जो ejalshakti.com पर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में आपको पूरी है जो डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और ये स्कीम कौन लेके आया था? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो जल जीवन मिशन, जिसमें कहा गया था कि जो 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड में, यहाँ पे देखिए इसमें आपको एग्जाम में आ सकता है कि जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर्स जो वाटर है, क्या है? 55 लीटर पानी पर डे पर पर्सन के लिए, पर डे पर पर्सन के लिए जो FHTC है, क्या है? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है। इसके तहत यहाँ पे उनको दिया जाएगा 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू द टैप कनेक्शन। जो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन है उसके द्वारा ये आपको एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेपरेशन बिगन्स एट द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा एंड slide down the birth canal like a folded umbrella. This method of placental separation referred as। तो जब भी प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से क्या हो जाए? सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, वो नीचे की तरफ जैसे अम्ब्रेला, फोल्डेड अम्ब्रेला होता है, उस तरीके से बर्थ कैनाल के यहाँ पे फोल्डेड अम्ब्रेला के जैसे आ जाए, तो वो प्लेसेंटल सेपरेशन की कौन सी मेथड है? ब्रेंड एंड्रयू मैकेनिज्म, सल्ट मैकेनिज्म, डनकन मैकेनिज्म या फ्रिटगेंस मैन्यूवर। ये आपको चारों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आते हैं, या तो एंड्रयू मैकेनिज्म पूछी जा सकती है, स्लट पूछी जा सकती है, डनकन या फिर रिटगेंस मैन्यूवर। लेकिन यहाँ पर जब भी प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से डिटैच होता है, मतलब सेपरेट होगा, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्लट्स मैकेनिज्म। ये देखिए
स्लड्ज में क्या होगा कि प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट से अटैच होगा, जो फोल्डेड अम्ब्रेला है उससे है जो क्या होगा बाहर आएगा। लेकिन जो दूसरा फॉर्म होता है मैथ्यू और डनकन सेपरेशन, इसमें प्लेसेंटा साइड से आएगा, साइड से आएगा तो बीच में क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है और इस क्लॉट के कारण बाद में ब्लीडिंग भी है, जो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल में मतलब सेंटर पार्ट से प्लेसेंटा डिटैच होकर सेपरेट होगा, और जो मैथ्यू डनकन मैकेनिज्म या फिर डनकन मैकेनिज्म है इसमें मार्जिनल या फिर दोनों साइड से बीच का जो सेक्शन है वहाँ पे एक गैप बच जाएगा और उस गैप के कारण वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस इज। फाइलेरियासिस को, जिसको आप हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, टेट्रासाइक्लिन, एम्फटामाइन, डेप्सोन या फिर डायथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, DEC के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाती है, DEC डायथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। कौन सी है जो मेडिसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी, किसके लिए, फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए। ये या तो आपको कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी, फाइलेरियासिस की, इसकी फाइलेरियासिस की, तो ये नेमेटोड्स राउंड वॉर्म्स के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस एक पैरासाइट्स है जिसको कहा जाता है राउंड वॉर्म नेमेटोड्स। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि जो हाथी पाँव वाली बीमारी आपने सुनी होगी 2000 से 2016 के बीच में बहुत ज़्यादा है जो केसेस देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जो फाइलेरियासिस की कंडीशन है, क्या है, फाइलेरियासिस की कंडीशन है, तो यहाँ पर ट्रीट की जाती है एक तरीके से डिवॉर्मिंग टैबलेट के थ्रू। किसके थ्रू, डिवॉर्मिंग के थ्रू एज अ प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। बच्चों में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब यदि फाइलेरियासिस हो जाता है, क्या है, फाइलेरियासिस हो जाएगा, तब जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी, डायथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, DEC अल्बेंडाजोल के साथ DEC को भी दिया जाएगा ताकि बच्चों में फाइलेरियासिस को प्रिवेंट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है, वेरियम मील स्टडी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे स्टडी या फिर एंडोस्कोपी, कौन सा टेस्ट बेस्ट रहेगा पेप्टिक अल्सर के लिए। पेप्टिक अल्सर है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा होगा या फिर एक्स्ट्रा HCl प्रोडक्शन के कारण होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उसके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के कारण होगा, या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यदि दोनों एग्जाम में आते हैं तो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए जो बेस्ट टेस्ट होगा वो होगी एंडोस्कोपी। क्या होगी, एंडोस्कोपी। एक बार मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ कि जिन पेपर्स पे आपको ऑफर दिया गया उन पेपर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ताकि आपका डाउट है जो दिए जाएंगे उन पेपर्स में आपको मैं बता दूं कि 2023 तक के 2023 तक में जितने भी पेपर अभी हो चुके हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें आपके 16 पेपर्स यहाँ पे आपके कहाँ के होंगे, MP के। तो यहाँ पे आपको 16 पेपर्स MP के रहेंगे प्लस 16 पेपर UP के, क्लियर। एंड देन आफ्टर आपको फिर राजस्थान के पेपर रहेंगे, त्रिपुरा के रहेंगे, एंड आंध्र प्रदेश का एक पेपर यहाँ पे आपको रहेगा, और साथ ही साथ आपको जो HP का पेपर हिमाचल प्रदेश में पेपर हुआ था वहाँ पे आपको एक पेपर ये रहेगा। तो इस तरीके झारखंड के आपको पेपर होंगे। मैंने यहाँ पे आपको पेपर्स इसलिए बता दिए, पेपर्स आपको सब इसी फॉर्मेट में रहेंगे जो गवर्नमेंट ने पेपर आपके अलग अलग जगह कराए थे। तो यहाँ पर आपको टोटल 40 पेपर प्लस 13 सीरीज़, कितने, 40 पेपर प्लस 13 सीरीज़, पर पेपर आपको 100 क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व है। तो जहाँ पे पेपर हिंदी इंग्लिश में हुआ वो हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट का है, और जहाँ पे हिंदी में हुआ मोस्ट ऑफ द पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में, ओनली त्रिपुरा का पेपर है जो आपका इंग्लिश में बस है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लोग ANM वाले पेपर लेंगे
तो एएनएम वालों के लिए जो 23 पेपर से अब ना आज है जो उनको मैंने 24 में कन्वर्ट कर दिया है। मेरे पास बिहार के जो पेपर्स आए थे जिनमें से एक पेपर बस इस फाइल में ऐड करने लायक था, तो मैंने 24 पेपर्स हैं जो कर दिए हैं। तो यहाँ पर आज और कल के लिए आपको चार्ज में ऑफ़र है, तो 175 की जगह इसका चार्ज भी 150 कर दिया है। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर है जो कांटेक्ट करना है 8880468078 मेरा क्या है व्हाट्सएप नंबर है। क्लियर? तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके पेपर्स को ले सकते हैं। तो मैं आपको पूरे पेपर्स एक बार शो करती हूँ कि आपको पेपर्स किस तरीके से रहेंगे। तो 2023 का पेपर है जो 31 तारीख को आई थिंक कंडक्ट कराया गया था MPNHM के थ्रू। और यहाँ पर राजस्थान के पेपर्स भी रहे आपको पेपर्स इस तरीके से। तो इसमें 16 पेपर MP में आपको NHM के पेपर्स हैं। तो जो लोग राजस्थान का NHM का पेपर दे रहे हैं उनके लिए पेपर बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यदि हम कंपैरेटिव करते हैं NHM और CHO में, तो CHO के क्वेश्चन ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू है जो NHM के। दूसरी चीज़, NHM वालों की जॉब है जो शहरी इलाकों में लगवाई जाती है, लेकिन CHO वालों को सब सेंटर में भेजा जाता है। तो उनकी जो टेस्टिंग की जाती है पेपर कंडक्ट करा के कि उनको कितना आता है, वो सब इसी के माध्यम से किया जाएगा। और ANM वालों की बात करें हम, तो ANM वालों के लिए भी अच्छे पेपर अभी रिसेंट में आ रहे हैं। यदि आप अलग अलग जगह के पेपर देखें तो जो भी लोग ये पेपर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Which of the following sign test is the nurse assessing when a patient is able to stand with feet together and eyes open, what sways or falls with eyes closed? तो कौन सा टेस्ट है जिसमें पर्सन को क्या किया जाएगा, सीधा स्ट्रेट खड़ा किया जाएगा, दोनों पैर साथ में जोड़ के, आंखें ओपन, बट सीधा स्ट्रेट खड़ा करने के बाद आप कहेंगे कि आंखें बंद कीजिए और खड़े होइए, तो वो क्या करेगा, गिर जाएगा। तो ये कौन सा टेस्ट है? चौबोस्टिक साइन, ब्रुजिन्स्की, रॉमबर्ग या फिर हेस टेस्ट। तो ब्रुजिन्स्की चौबोस्टिक आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ये कहलाएगा रॉमबर्ग साइन। कौन सा? रॉमबर्ग साइन। रॉमबर्ग साइन जनरली ये देखिए यहाँ पर रॉमबर्ग टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर किसके लिए किया जाएगा रॉमबर्ग टेस्ट? तो जो रॉमबर्ग टेस्ट या फिर हम इसको रूमबर्ग टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें पर्सन के बॉडी बैलेंस को चेक करने के लिए किया जाएगा। जनरली जो लोग पी के ड्राइव करते हैं उनमें भी ये टेस्ट किया जाता है ड्रिंक करके। तो यहाँ पर आपके जूते उतरवाए जाएंगे, आपको सीधा दोनों हाथ नीचे, आँखें आइज़ आपकी क्लोज करवाई जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको सीधा खड़े होने के लिए कहा जाएगा। डॉक्टर आपको थोड़ा सा भी बिल्कुल लाइटली पुश करेगा कि आप अपना बैलेंस बना पाते हैं नहीं। यदि आप उस टाइम पे गिर जाते हैं मतलब आपने पी रखी है। और आपके बॉडी बैलेंस को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा रॉमबर्ग टेस्ट। फिर यहाँ पर जो एक और है हेस टेस्ट। क्या है? हेस टेस्ट। तो जो हेस टेस्ट है ये किया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, रम्पल लीड टेस्ट, जो कि यूज़ किया जाएगा कैपिलरी फ्रेजिलिटी को चेक करने के लिए। किसके लिए? कैपिलरी फ्रेजिलिटी को चेक करने के लिए। इसको हम टॉर्निक्यू टेस्ट भी कह सकते हैं। ये जो हेस टेस्ट है इसको हम टॉर्निक्यू टेस्ट भी कह सकते हैं। और ये चेक किया जाएगा आपके ब्लड प्रेशर के लिए कि आपकी जो फोरआर्म में जो आप कफ लगाते हैं BP चेक करने के लिए उस टाइम पे, तो ये क्या है, हेस टेस्ट। इसको हम टॉर्निक्यू टेस्ट भी कह सकते हैं। ये भी सेंसरी सिस्टम को यूज़ करने के लिए किया जाएगा। हमेशा है जो और मेनली सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो होती है 5 ml की सिरिंज की। उनसी 5 ml की सिरिंज जो पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है। क्या है? पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, जो कि PICC लाइन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। सॉफ्ट लॉन्ग कैथेटर रहेगा इनटू अ वेन और चाइल्ड्स आर्म, लेग और नेक। जनरली इसमें जब आप मेडिकेशन लगाते हैं तो यदि इसको जब आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी ब्लॉक हो जाता है तो इसको फ्लश किया जाता है, हमेशा फ्लश किया जाता है। लेकिन जब PICC लाइन कैथेटर यूज़ किया जाता है तो कोई भी दवाई, आप कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं या फिर न्यूट्रिशन देते हैं, ब्लड ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा इस तरीके से जब आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत होती है तब है ये जो लगाया जाएगा। तो यहाँ पर
जो लार्ज वैन रहेगी इसमें जनरली आम की जो लार्ज वैन है यहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे केस में PICC लाइन को जब आप फ्लश करेंगे तो 5 ml की सिरिंज से फ्लश करेंगे। क्लियर है? ये एग्ज़ाम में आपको या तो ये यहाँ पर ये आपको पूरा विथ सेट के पूछा जा सकता है PICC लाइन कैथेटर, या फिर आपको इसमें क्या मेडिकेशन के लिए है या ब्लड के लिए, तो आपसे इस तरीके के कुछ भी जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ विजुअल एनालॉग स्केल इज़ मोस्ट वाइडली यूज टू मेजर। जो विजुअल एनालॉग स्केल है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? सेडेशन के लिए, पेन इंटेंसिटी, स्लीप, या फिर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। तो विजुअल एनालॉग स्केल, विजुअल मतलब आपको दिखाई देना, स्केल में तो आपको चेक करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सी चीज़ को असेस करने के लिए, मेज़र करने के लिए विजुअल एनालॉग स्केल का यूज़ करेंगे? तो वो होगी पेन इंटेंसिटी। क्या है? पेन इंटेंसिटी। एक और एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि पेन को लेके आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो पेन का जो सबसे फर्स्ट थिंग होती है वो होती है पेन इंटेंसिटी, मतलब पेन कितना ज़्यादा हो रहा है, पेन की फ्रिक्वेंसी क्या है, पेन किसके कारण हो रहा है। बट यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा? इंटेंसिटी। तो विजुअल एनालॉग स्केल से आप पेन है जो कितना ज़्यादा हो रहा है, पेन इंटेंसिटी को असेस करने के लिए स्केल है जो यूज़ की जाएगी। यहाँ पर 0 to 10 तक स्कोरिंग दी जाएगी। फिर यहाँ पर यदि 0 है मतलब पर्सन को कोई भी पेन नहीं हो रहा है, 2 है मतलब माइल्ड है इसमें पर्सन लेकिन बेटर है, उसके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं रुक रही हैं। फिर जो 4th पॉइंट होगा वो होगा नेगिंग, अनकम्फर्टेबल और ट्रबलसम पेन, मतलब पर्सन में इसकी दूसरे काम है जो रुक रहे हैं। फिर जो 6th दिया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक इमेज, यदि नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो या तो डायरेक्ट स्केल पूछेंगे या फिर आपको एक पर्टिकुलर पूछ सकते विजुअल एनालॉग स्केल में कितना नंबरिंग है जो दी जाएगी। यदि 10 स्कोर दिया जाता है विजुअल एनालॉग स्केल में, मतलब कि वो पेन क्या है? असहनीय है, अनबियरेबल पेन है, मतलब पर्सन उसको सहन करने की क्षमता नहीं रख रहा है, और ये बस सबसे वर्स्ट पॉसिबल अनबियरेबल पेन रहेगा। तो यहाँ पर यदि आपको पेन इंटेंसिटी के लिए स्केल पूछे तो वह विजुअल एनालॉग स्केल, और यहाँ पर स्कोरिंग पूछे तो मैक्सिमम 10 तक स्कोरिंग यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप अपना जो पेंक्रियाज वाला सेक्शन है कवर करके रखें। जो पेंक्रियाज का पार्ट है हेड, बॉडी, नेक, टेल, तो यहाँ पर कहा है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही क्या करते हैं? हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। और पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन्स के अलावा एंजाइम्स को भी रिलीज़ करती है। एग्जाम में अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में, उसमें बहुत क्वेश्चंस आए हैं पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज एक जो साथ में हार्मोन के अलावा क्या रिलीज़ करती है? ये हार्मोन के अलावा आपकी बॉडी में कुछ जो एंजाइम्स हैं उनको भी सीक्रेट करने का काम करेगी। पेंक्रियाज का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला सेक्शन है जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करता है। बीटा, अल्फा और डेल्टा सेल्स हैं जो रिलीज़ करेंगी इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। तो ये तीनों हार्मोन रिलीज़ करने के लिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो बीटा है वो तो इंसुलिन को रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्ट होता है टेल में। कहाँ पे? टेल वाले सेक्शन में। नेक्स्ट वन इज A strong, persistent and irrational fear of some specific object or situation that present little or no danger to a person is called। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग है, इरेशनल फियर है कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके, कुछ सिचुएशन को लेके, जिससे लेकिन पर्सन को कोई भी खतरा नहीं है। तो क्या इनको इंसोम्निया, फोबिया या फिर एमनेसिया। तो एमनेसिया का मतलब तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इंसोम्निया का मतलब होगा कि आपको नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीप। सिनकोप का मतलब है फेंटिंग या फिर चक्कर आना सडनली। और जो यहाँ पर अब आपका बचता है वो है फोबिया। क्या है? फोबिया। फोबिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक्रोफोबिया मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगे, एरोफोबिया, एरो मतलब हवा होती है और उड़ने से डर लगना हो गया यहाँ पे। फिर सबसे ज़्यादा आता है आपको क्लस्ट्रोफोबिया, तो मतलब फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है।
और एक और आता है आपको हीमोफोबिया, हीम मतलब ब्लड से डर लगना। हाइड्रोफोबिया तो है फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया देखने को किस में मिलता है, रेबीज में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ अ कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। तो कौन सा एजेंट है जो कि डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रोटावायरस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इकोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जो एजेंट कॉमनली इन्फेंटाइल डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका तो अमीबियासिस के लिए हो गया। अब यहाँ पर बचता है रोटावायरस, क्योंकि जो बाकी हैं डायरिया कॉज नहीं करेंगे। इकोलाई रहता है आपकी बॉडी में, डायरिया कॉज नहीं करेगा, स्पेशली इन्फेंट्स में। इन्फेंटाइल डायरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा रोटावायरस। क्या है? रोटावायरस। रोटावायरस के लिए वैक्सीन भी दी जाती है, बच्चों के में 3 डोज दिए जाते हैं। रोटारिक्स, रोटावैक 2 तरीके की वैक्सीन होती है, एक के 3 डोज दिए जाते हैं, एक के 2। जब पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है उसी के साथ में इस वैक्सीन को भी दिया जाता है। तो आपको याद रखना है रोटावायरस बच्चों में सबसे ज़्यादा डायरिया कॉज करेगा और इसको प्रिवेंट करने के लिए रोटावायरस वैक्सीन है जो दी जाती है। नेक्स्ट इज TB positive patient is on DOTS treatment, complaint that his urine becomes orange. The nursing officer knows this is the common side effect of which medicine? तो TB पॉजिटिव पेशेंट है, क्या है? TB पॉजिटिव पेशेंट है, डॉट्स ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, जो कि 6 महीने एटलीस्ट ड्यूरेशन पूछे तो कितना होता है इनिशियल 6 मंथ तक। तो यहाँ पर उसकी यूरिन का कलर ऑरेंज हो रहा है। तो एज अ नर्स आप क्या कहेंगे, किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन या प्रिथाम्ब्यूटॉल। TB पॉजिटिव पेशेंट है, डॉट्स ट्रीटमेंट चलता है उसका। तो यदि कंप्लेंट करता है कि यूरिन रेड ऑरेंज कलर की होती है, मतलब पर्सन को ये क्या है, रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट है। किसका? रिफाम्सिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन से तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज होगी। और यहाँ पर जो बाकी है अदर मेडिकेशन, इनसे भी साइड इफेक्ट होते हैं। न्यूरोपैथी होगी आपको। तो यहाँ पर जो TB पॉजिटिव पेशेंट में यदि रेड ऑरेंज कलर की यूरिन कहते हैं, दैट मीन्स पर्सन को रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट हुआ है। और जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन का कहें तो इसका सबसे जो ये कहेंगे हम कॉम्प्लिकेशन कहेंगे या फिर साइड इफेक्ट कहेंगे, वो होगा 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज करना, मतलब ऑडिटरी नर्व। इससे पर्सन है जो बहरा भी हो सकता है, डीफनेस। नेक्स्ट इज क्लार्क रूल इज यूज्ड फॉर। तो क्लार्क रूल किसके लिए यूज किया जाएगा? इवैल्यूएटिंग द IQ ऑफ चाइल्ड, इवैल्यूएटिंग द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग्स या फिर नन ऑफ द अबव। क्लार्क रूल यूज किया जाता है जनरली पीडियाट्रिक में ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए, बच्चों में ड्रग का डोज कैलकुलेट करने के लिए। यंग फार्मूला हो गया, क्लार्क हो गया, तो ये सभी क्या है, बच्चों में मेडिकेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो जो यहाँ पे क्लार्क रूल है, बच्चों में पीडियाट्रिक में डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन। तो लंबर पंचर है जो कहाँ पे किया जाएगा? C2 एंड L4 में, L1 L2 L4 L5 L2 L3। तो सबसे जो कॉमन लंबर पंचर के लिए साइट चूज की जाती है वो होती है L4 एंड L5। क्या है? L4 एंड L5। L3 to L4 भी यूज़ की जाती है, लेकिन कॉमनली है जो L4 L5 है जो यूज़ की जाएगी। लेकिन एग्जाम में आपको L4 L5 ना हो, L3 L4 हो तो आप उसको मार्क भी कर सकते हैं। पोजीशन पूछें तो C से पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन एग्जाम में प्रोसीजर करते हुए जरूर पूछा जाता है। और लंबर पंचर में किया क्या जाएगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए है जो लंबर पंचर और स्पाइनल टेप है जो किया जाएगा। L3 L4 में भी किया जाता है और L4 L5 में भी किया जाता है, लेकिन सबसे कॉमन L4 L5 में होगा। नेक्स्ट इज विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा टर्म है जो एमनियोटिक फ्लूइड की यदि कमी हो जाती है, इनसफिशियंसी होती है, तो उसके लिए यूज करेंगे ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियास या फिर हाइपर एमेसिस। कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है? कम होने के लिए यूज़ किया जाएगा ओलिगो। क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियस। ओलिगोयूरिया का मतलब तो है कि 400 ml से भी कम यूरिन पास करना। हाइपर एमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग,
पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब ज़्यादा, ओवर होना, 2000 ml से भी ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का होना। अब यहाँ पर ओलिगो का मतलब है कि कम होना, कितना, 500 ml से भी कम होना तो ओलिगोहाइड्रोमनियस, और 2000 ml से ज़्यादा होना मतलब क्या, पॉलीहाइड्रोमनियस। नेक्स्ट इज इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप इफ इट सेफर टू क्रॉस मैच विथ विच ब्लड ग्रुप। तो यदि इमरजेंसी में पर्सन को पता नहीं है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसको ब्लड ग्रुप आपको चढ़ाना है तो कौन सा चढ़ाएंगे, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर नन ऑफ द अबव। सीधा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, इमरजेंसी में पर्सन की ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच किया जाए तो आप उसको कौन सा ब्लड ग्रुप है जो देंगे, तो वो होगा ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव। और यदि रिसीव करने की बात करें यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो वो होगा ए बी पॉजिटिव, मतलब वो किसी का भी ले लेगा, किसी का भी ब्लड ग्रुप ले लेगा ए बी पॉजिटिव वाला पर्सन। लेकिन डोनर की बात करें हम तो वो होगा ओ नेगेटिव। नेक्स्ट इज व्हेन द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडर्ड, तो प्रेगनेंसी में पोस्ट मैच्योरिटी कब कंसीडर की जाएगी, आफ्टर 40 वीक, आफ्टर 42 वीक्स, आफ्टर 41 वीक्स या फिर आफ्टर 39 वीक्स। तो प्रेगनेंसी में जो पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट मैच्योरिटी कहें हम, तो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो होती है 37 वीक की, कितना, 37 वीक की, 37 हफ्तों की। लेकिन जो यदि आपको पूरा डॉक्टर जब टाइम देते हैं आपको वेट एंड वॉच करने के लिए कहते हैं वो होता है 42 वीक्स का। लेकिन जब यही प्रेगनेंसी 42 वीक से भी आगे खिंच जाए तब डॉक्टर क्या करते हैं, या तो इंड्यूस करके देखेंगे, इंड्यूस में नहीं होता तो LSCS करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे, तब यहाँ पर पोस्ट मैच्योरिटी को कंसिडर किया जाएगा 42 वीक में, कितना, 42 वीक। आफ्टर 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इट्स कंसिडर्ड इन पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी, और जो बच्चा डिलीवर होगा वो कहलाएगा पोस्ट टर्म बेबी। क्या है, पोस्ट टर्म बेबी। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स यदि परफोरेट होती है मतलब बस्ट होती है तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। अपेंडिक्स की साइट पूछी जाती है, यहाँ पर जो पेन पूछा जाता है, जो मैकबर्नी पॉइंट है वो पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको अपेंडिक्स से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है परफोरेट होने का अपेंडिक्स के बाद का तो वो होगा पेरिटोनाइटिस। क्या है, पेरिटोनाइटिस। जो आपकी एब्डोमेन की लाइनिंग है जिसको हम पेरिटोनियम कहेंगे, जब अपेंडिक्स बस्ट होगी तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया भी निकलेंगे, फिर यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेंगे, पेरिटोनियम को इन्फेक्ट करने का काम करेंगे। पेरिटोनियम आपके एब्डोमेन की जो लेयर है, कवरिंग है, लाइनिंग है, वो कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, पेरिटोनाइटिस। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अपेंडिक्स परफोरेट होने का, बस्ट होने का, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैन्युला। तो नेजल कैन्युला से कितनी ऑक्सीजन फ्लो होगी, 1 से 4 लीटर, 5 से 8 लीटर, 1 से 3 लीटर या फिर 1 से 8 लीटर। तो जो ऑक्सीजन फ्लो की बात हो रही है तो ये होगी 1 से 4 लीटर, किससे, नेजल कैन्युला से। फ्लो रेट होता है जनरली नेजल कैन्युला से 1 से 4 लीटर होता है, जो कि 24 से 40% ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। लेकिन सबसे अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई पूछते हैं तो होती है वेंचूरा से, किससे, वेंचूरा से। लेकिन यहाँ पर नेजल कैन्युला से पूछे तो 1 से 4 लीटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी को प्रॉपर फीड हो रहा है आपके ब्रेस्ट से या नहीं है, कैसे पता चलेगा, बेबी रेस्टलेस रहेगा, गुड सकिंग रिफ्लेक्स होगा, क्राइज फ्रिक्वेंटली या फिर पास यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। जब भी न्यूबॉर्न बेबी को आप चेकअप के लिए ले जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है दिन में कितने बार सुसु पोटी किया है, कितना सोता है। तो यहाँ पर यही चीज़ चेक की जाती है कि आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो अच्छा इंडिकेशन है मतलब बच्चे का प्रॉपर फीड होकर पेट फुल हो रहा है, तो एक तो होता है कि बच्चा फीड करके एटलीस्ट 2 घंटे तक का कंटिन्यू नैप लेगा, सोएगा, या फिर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो बच्चा 8 से 10 बार से ज़्यादा यूरिन पास करेगा, एक दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करेगा, इसे 10 से ज़्यादा ही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सही अच्छे इंडिकेशन मतलब बच्चे को प्रॉपर आपके ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है तो उसका पेट है जो फुल हो रहा है, ये क्या है, गुड इंडिकेशन है।
किसके कि आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है, बच्चे का प्रॉपर टमी, जो हर एक एग्जाम में आया है अभी तक तो आया है, अभी नेक्स्ट टाइम की गारंटी नहीं आता है या नहीं। एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। ये एग्जाम में आपको आता है, मैकबर्नी पॉइंट यहाँ पे पूछा गया है कि अपेंडिसाइटिस में पेन कहाँ पे मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो अपेंडिसाइटिस में पेन किस क्वाड्रेंट में होगा, एब्डोमेन के किस क्वाड्रेंट में पेन होगा। तो अपेंडिसाइटिस में यदि पेन की बात करते हैं हम तो ये होगा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, सॉरी राइट लोअर क्वाड्रेंट में। जो क्वाड्रेंट का मतलब है 4 हिस्से, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 हिस्से। अब यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया के जो क्वाड्रेंट की हम बात करें तो यहाँ पर अपेंडिसाइटिस में पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, मैकबर्नी पॉइंट। ये रहा मैकबर्नी पॉइंट, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस लेटरली ऑन द लाइन। और ये पेन है जो जनरली, इस पेन को हम क्या कहते हैं, मैकबर्नी पॉइंट। पेन कहाँ पे फील होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। लेफ्ट साइड आप प्रेस करेंगे, राइट साइड आपको पेन फील होगा। नेक्स्ट वन इज द लेरेंजियल मास्क एयरवे लोकेशन। तो लेरेंजियल मास्क एयरवे कहाँ लगाया जाए, ग्लोटिस में, इनफॉर्मेलिटीज, सुप्राग्लोटिक या फिर एंडोट्रैकियल। लेरेंजियल मास्क एयरवे की लोकेशन की हम बात करें तो वो एडमिनिस्टर किया जाता है सुप्राग्लोटिक रीजन में। कहाँ पे, सुप्राग्लोटिक, अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स जिसको हम कहेंगे क्या है, अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स, और सुप्राग्लोटिक वे में यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। जो हिस्सा क्या है, 3 पार्ट होते हैं जनरली लेरिंग्स के, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। तो सुप्राग्लोटिस मतलब कि एपिग्लोटिस भी रहेगा जिसको हम क्या कहते हैं, कैप कहेंगे, ताकि जो आपका एयरवे और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला पार्ट है उसको क्लोज करके रखेगा, ताकि आपका जो फूड है कहाँ पे ना जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए। तो यहाँ पर जो 3 पार्ट होंगे, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। तो जो एयरवे, जो लेरेंजियल मास्क एयरवे है कहाँ पे ऐड किया, इंजेक्ट किया जाएगा, सुप्राग्लोटिक रीजन में। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमन्स। तो ह्यूमन बीइंग में सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, सबको पता है। ऑप्शन में ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम या फिर स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड। तो जो एक मेन मसल है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले हिस्से को और एब्डोमिनल एरिया को डिवाइड करने का काम भी करती है, वो है डायफ्राम। ये देखिए यहाँ पर डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो कि पैरासूट शेप में रहेगी। ऊपर के हिस्से को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऊपर की तरफ जब सांस लेंगे छोड़ेंगे तो ये मसल आपके जो एब्डोमेन और चेस्ट के बीच के हिस्से को सेपरेट करने का काम करती है। ये क्या है, डायफ्राम, जो कि थिन स्केलेटल मसल है जो कि चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में रहेगी। तो जनरली जब भी आप सांस लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स व्हेन यू इनहेल, तो आपके लंग्स को ऊपर नीचे मतलब सांस लेने छोड़ने में जो हेल्प करती है वो क्या है, डायफ्राम मसल। नेक्स्ट वन इज द ब्लीरोथ फर्स्ट एंड ब्लीरोथ सेकंड इज द सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर। ब्लीरोथ फर्स्ट सेकंड प्रोसीजर किसके लिए किए जाते हैं, लंग्स कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए। तो ब्लीरोथ फर्स्ट और ब्लीरोथ सेकंड है जो सर्जिकल प्रोसीजर है, ये गैस्ट्रिक कैंसर के लिए किए जाएंगे। किसके लिए, गैस्ट्रिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए किए जाएंगे। ब्लीरोथ फर्स्ट है जो मोर फॉर्मली ब्लीरोथ ऑपरेशन फर्स्ट इन ऑपरेशन विच द पाइलोरिस इज रिमूव्ड। यहाँ पर देखिए एनास्टोमोसिस जब टर्म यूज किया जाता है मतलब कुछ सिला जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ब्लीरोथ फर्स्ट में यहाँ पर गैस्ट्रिक कैंसर में आपके स्टमक की पूरी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पर ब्लीरोथ फर्स्ट में पाइलोरस सेक्शन को रिमूव किया जाएगा और सीधा स्टमक को ड्यूडेनम से एनास्टोमोस मतलब अटैच कर दिया जाएगा। तो ब्लीरोथ सेकंड है, ब्लीरोथ सेकंड है, इसमें पूरे स्टमक को ही रिमूव कर दिया जाएगा। कट एंड ऑफ द स्टमक इज क्लोज्ड। यहाँ पर रिमूवल ऑफ द स्टमक यदि कहें तो जो ब्लीरोथ सेकंड है इसको पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहा जाता है। क्या है,
पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहा जाएगा। यहाँ पर जो ब्लूरेक्स ऑपरेशन फर्स्ट है, तो इसमें पाइलोरस को रिमूव करके ड्यूडेनम से अटैच कर देंगे स्टमक को, डिस्टल एंड इज एनास्टोमोड टू द ड्यूडेनम। लेकिन जो ब्लूरेक्स सेकंड है, इसमें पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसमें स्टमक को रिमूव कर दिया जाएगा और सीधा जो जेजुनम है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम, वहाँ से सीधा कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द BFHI लॉन्च्ड, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था? 1991 में, 1989, 1990 या फिर 1992? तो जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लाया गया था, लॉन्च हुआ था 1991 में। कब? 1991 में। यूनिसेफ और WHO ने मिलकर इसको 1991 में लॉन्च किया था। लेकिन यहाँ पर यदि एग्ज़ाम में आपको आता है कि लॉन्च कब हुआ, तो 1991 में। इसका जो इनिशिएशन तो लिया गया था 1990 में, लेकिन इसको पूरे तरीके से लॉन्च किया गया था कब? 1991 में। और WHO और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। और इसका जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्यों लाया गया था? मिल्क के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। इसके 10 प्रैक्टिस थी। फर्स्ट थी कि रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए सभी हॉस्पिटल में, और हेल्थ केयर स्टाफ को पता होना चाहिए, सभी हेल्थ केयर स्टाफ को ट्रेंड होना चाहिए इस पॉलिसी को लेके। सभी प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है कि इसके क्या एडवांटेज हैं। ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ विद इन 1 आवर के स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू दैट जो BFHI था। फिर मदर को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है डमी पर कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, किस तरीके से आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हेल्दी रख सकते हैं। क्लियर है? रूमिंग इन सर्विसेज भी इसी प्रोग्राम के तहत लाई गई थी, BFHI के तहत। नेक्स्ट वन इज नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ चाइल्ड हु वाज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिक टू रूमेटिक फीवर? तो यदि एज अ नर्स आप रूमेटिक फीवर है, किसी पर्सन को सस्पेक्ट है, कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, तो कौन सी हिस्ट्री बताएगी? अब जब आप बच्चे की पेरेंट्स हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि बच्चे को रूमेटिक फीवर हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग फॉर लास्ट 3 days, अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 days बैक, या फिर अ रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। रूमेटिक फीवर का सबसे मेन कॉज होता है फेरेंजाइटिस, लेकिन ऐसा नहीं कि 4-6 महीने में एक बार फेरेंजाइटिस हुई तो वो एपिसोड, मतलब बार बार फेरेंजाइटिस यदि बार बार होता है तो रूमेटिक फीवर कॉज कर सकता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज एड्स इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बच्चों में कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एड्स हुआ है? बच्चों में कैसे पता चलेगा कि बच्चों को एड्स हुआ है? क्रिप्टोकोकस कॉजिंग डायरिया, रैशेस ऑन एक्सट्रीमिटीज, कापोसी, सार्कोमा, रिकरेंट कैंडिडियासिस सीन। तो एड्स यदि किसी को होता है तो एड्स अकेला नहीं होता, क्योंकि इसमें आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा। तो अब जब एड्स आपको होता है तो दूसरे इन्फेक्शन बहुत इजीली आपको हो सकते हैं। यदि बच्चों की बात की जा रही है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम बात करते हैं तो वो कैंडिडियासिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। बार बार यदि बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए एड्स की जांच भी की जाती है। यदि बड़ों में हम बात करते हैं तो एड्स के साथ जो एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है वो होता है जनरली ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? पल्मोनरी टीबी। एड्स वाले पर्सन में पल्मोनरी टीबी बहुत फास्ट तरीके से क्या होगी? एंटर करेगी और ग्रो होगी आपकी बॉडी में, इसीलिए पर्सन एड्स के कंपेयर में टीबी से मर जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। यदि पर्सन ने एड्स का इलाज नहीं करवाया, एड्स के साथ साथ तो आप ठीक होंगे ही होंगे, लेकिन एड्स के पहले आप ट्यूबरक्लोसिस होकर निकल लेंगे। तो एड्स का जो एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिसमें बचने के चांस पर कम हो जाते हैं होता है पल्मोनरी टीबी, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं। लेकिन बच्चों में पूछें तो रिकरेंट कैंडिडियासिस। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है एड्स को लेकर ही कि एड्स का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है? तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। याद रखना है, कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 T सेल्स काउंट 200 से भी कम हो जाना। डायग्नोस्टिक में आपका एलिजा आ जाएगा लेकिन कंफर्मेटरी नहीं आएगा।
VDRL टेस्ट पूछे तो वो होगा सिफिलिस के लिए। ये बेसिक से टेस्ट मतलब बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एड्स की मेडिसिन भी पूछी जाती है, तो हम इसी में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द मैन प्रेजेंटिंग सिम्टम इज पेक्यूलर ब्रेसी कफ। कौन सी कंडीशन है जिसका मेन सिम्टम है पेक्यूलर ब्रेसी कफ, मतलब बार्किंग कफ, कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी चलना। बार्किंग का मतलब भौंकना ही होगा। तो बार्किंग कफ किस डिसीज का सिम्टम होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस का, निमोनिया का, क्राउप का, कि ऑल ऑफ दी अबव। तो जो कंडीशन है क्या जिसमें भौंकने जैसी खांसी आएगी वो होती है क्राउप में। किसमें? क्राउप में, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जिसको लेरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी कहेंगे। क्या है? लेरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी कहेंगे। ये जनरली एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आपकी ट्रैकिया में भी स्वेलिंग आएगी, और इसमें जो खांसी आती है कैसी होगी? बार्किंग। कैसी? कुत्ते के खांसने जैसी खांसी होगी। बार्किंग कब कहें तो क्राउप, 100 डेज कब कहें तो पर्ट्यूसिस। जो हेल्दी ट्रैकिया होगी आपकी इस तरीके से होगी, लेकिन जो बार्किंग कफ वाली खांसी आ रही है, या फिर क्राउप होता है, तो आपकी ट्रैकिया में स्वेलिंग रहेगी इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज ऑल एक्सेप्ट। तो पीडीए को क्लोज करने के लिए सभी मेडिसिन अपनाई जाती हैं किसी एक को छोड़कर। आइब्यूप्रोफेन, इंडोमेथासिन, ए&बी, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती मेनली होती है आइब्यूप्रोफेन। कौन सी? आइब्यूप्रोफेन। लेकिन इंडोमेथासिन में यूज़ की जाती है, लेकिन कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ नहीं की जाती। इंट्रावीनस और है जो इंडोमेथासिन या फिर आइब्यूप्रोफेन है जो पीडीए के बच्चे को ट्रीट करने के लिए दी जाएगी। और पीडीए होगा किनको? जो प्रीमेच्योर इन्फेंट हुए हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कभी भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज नहीं की। ड्रग ऑफ चॉइस तो आइब्यूप्रोफेन और इंडोमेथासिन ही रहेगा। किसमें? पीडीए के बच्चे को जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस उसको क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट इज क्लिनिकल साइन इज सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इस इमेज में कौन सा साइन है जो एक एग्जामिनर चेक कर रही है? फोर्थ गिल साइन, कैसल साइन, कैरनेट साइन, या फिर ब्रुजिंस्की साइन। तो यहाँ पर जो साइन चेक किया जा रहा है कहलाएगा आपका कार्नेट साइन। कौन सा? कार्नेट साइन। कौन सा साइन है? एक कार्नेट साइन। कार्नेट साइन है जो एक्यूट एब्डोमिनल पेन को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा। जब भी आप कहेंगे डॉक्टर के यहाँ जाकर कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर इस तरीके से आपको असिस्ट करेगा और ये कहलाएगा कार्नेट साइन। जो फोर्थ गिल साइन है, फोर्थ गिल साइन भी एब्डोमिनल या फिर मेडिकल साइन हम जिसको कहेंगे। तो एब्डोमिनल वॉल डज नॉट क्रॉस मिडलाइन एंड डज नॉट चेंज विथ फ्लेक्शन ऑफ द रेक्टस मसल। और ये साइन जनरली जब रेक्टस सीथ हेमेटोमा होगा उसमें देखने को मिलेगा। कैसल साइन स्प्लीनोमेगाली में देखने को मिलेगा, जो आपकी स्प्लीन में इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा तब होगा ये। तो कैसल साइन पूछे तो स्प्लीनोमेगाली, कार्नेट पूछे तो एब्डोमिनल पेन के लिए चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा? IgA, IgD, IgM या फिर IgG। तो ये क्वेश्चन हमने जो कल भी सॉल्व किया था, जो ANM का पेपर सॉल्व किया था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क में रहेगा वो होगा IgA। कौन सा? IgA। अब यहाँ पे एक आता है प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला, तो वो होता है ओनली प्लेसेंटा को एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर सकता है, तो वो होगा IgG। यदि एलर्जी में पूछे तो तब होगा आपका IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन इंट्रायूट्राइन डेथ। यदि जो फीटस है उसकी डेथ यूट्रस में ही हो जाए, गर्भाशय में ही फीटस की डेथ हो जाती है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी, या फिर सेफ्रॉन कलर का। एमनियोटिक फ्लूइड से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। या तो कलर पूछा जा सकता है, या फिर वॉल्यूम मतलब कितना रहेगा, या फिर कम होता है तब क्या होगा और ज़्यादा होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर
यदि फीटस की डेथ है जो यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही हो जाती है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? टोबैको जूसी, मतलब ब्राउन टाइप से रहेगा। जैसे तंबाकू जब आप निचोड़ेंगे पानी में डाल के, तब जो कलर होता है उस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हो जाएगा। ये देखिए, यदि सेफ्रॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मतलब पोस्ट मैच्योरिटी के कारण कुछ एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यदि सेफ्रॉन है, मतलब पोस्ट मैच्योर, बेबी 42 वीक्स के बाद पैदा हुआ है, ग्रीन कलर है, मतलब बेबी ने मेकोनियम एजिस्टेन कर लिया है, गोल्डन है तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन, रेड है मतलब ब्लीडिंग हुई है, टोबैको जूसी है मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ। तो यहाँ पर जो कलर को लेके यदि क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से रहेंगे। यदि वॉल्यूम को आके रहेंगे तो वो भी हम देखते हैं कि वॉल्यूम में किस तरीके से चेंजेस देखने को